नमस्कार जी। हमारे कमिश्नर साहब हैं मीना जी और प्रिंसिपल महोदय और सभी जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आयोजक है, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद सदाशक नागरिक परिषद जो दिल्ली है और विकास भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पिछले 11 साल से एक सांसद के रूप में हूँ, पर मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है जहाँ बच्चों की काउंसलिंग का एक प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। पर इतने बड़े लेवल पे 3 दिन के लिए किया तो सदाशय नागरिक परिषद और विकास भाई साहब को मेरी तरफ से और पूरी सदाशय की जनता की तरफ से हमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा नवाचार है। क्योंकि इस बदलते हुए एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ हमारे बच्चे आज एजुकेशन को प्राप्त कर रहे हैं और जो जॉब मार्केट है वो जॉब मार्केट भी इतना फास्ट तरीके से बदलता है कि आपको जब तक आप रेडी होकर बाहर निकल के आते हो तो आपको लगता है कि आप मार्केट के लायक बचे ही नहीं। तो पहले एक टाइम में था कि आप लर्निंग करते थे तो बराबर में गारंटी हो जाती थी एजुकेशन के साथ में कि जॉब मिल जाएगी। आज एजुकेशन भी है, जॉब है, फिर री लर्निंग भी है, अगेन जॉब की सिक्योरिटी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बहुत कंट्री में फास्ट नई दुनिया में बदल रहा है क्योंकि हम एआई के ज़माने में जी रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ पूरी एम्प्लॉयबिलिटी होती जा रही है, नए नए नवाचार आते हैं, नए नए चीज़ निकल जाते हैं। बाकी फील्ड ऐसा है कि उससे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो जिसमें साथ बैठे हुए वो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को देंगे। और स्कूल की प्रिंसिपल महोदय बैठी है, कॉलेज की, तो मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक पर्सनली बिलीव ये है, वैसे तो आप अच्छे शहर में काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, कई बच्चे गांव में भी पढ़ते हैं। हम बड़े टफ टाइम से जीते हैं। एजुकेशन सेक्टर पे गवर्नमेंट का जो बजट होना चाहिए वो अभी भी बहुत कम है और कैसे इसको बढ़ाया जाए वो बड़ी प्राथमिकता है। आज भी कमिश्नर साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चूरू के अंदर 83% स्कूल्स में आर्ट्स ही है, मतलब कि हमने 83% बच्चों को तो महरूम रख दिया है ऑप्शन के साथ ही, ऑप्शन ही नहीं है। तो वही हमें पढ़ना है और आर्ट्स के साथ चलना। ऐसा नहीं कि आर्ट्स सब्जेक्ट बुरा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, पर एक तरफ हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारा 83% बच्चा उससे महरूम ही रह गया। काफ़ी बच्चे शहर में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं, उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा भी हैं। राइट कैरियर पाथ आज की तारीख में सिर्फ स्कूल की बुक्स को पढ़ना ही, आप नॉलेज तो लिटरेट तो हो जाओगे 12th या BA BCom करने के बाद, पर नॉलेज के बिना तो आप इस पूरी जो वर्ल्ड की जो सिस्टम है सिस्टम में अपन टिक नहीं पाते। तो उन बच्चों को भी फोकस करना हमारा बड़ी प्राथमिकता है। एक सांसद होने के नाते मेरी फोकस ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का कैसे मजबूत हो, ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हालात बहुत कम्पिटिटिव है। उदाहरण के तौर पे दे दूं कि मेरे जिले के अंदर आज की तारीख में जितने भी स्कूल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, 1600 कमरों की रिक्वायरमेंट है। बच्चों के पास प्रॉपर कमरे भी नहीं। बहुत परिस्थितियों में हम टाइट हो चुके हैं, पर गाँव के अंदर आज भी जो बंदे गाँव में रह के कामयाब होकर निकलते हैं बाहर, वो दोबारा से आके उस गांव की स्कूल के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वही एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे मजबूती मिली। और विकास भाई साहब जैसे भामाशाह जो हमारे पास हैं, वो जिंदगी में कामयाब होकर कहीं ना कहीं अपने स्कूल के इंफ्रा को मजबूत करने का काम करते हैं। हमने बहुत ही नवाचार किया कमिश्नर साहब। जब मैं सांसद बना पहली बार तो मैंने जब फर्स्ट मीटिंग ली मेरे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के ऊपर, तो मुझे पता लगा कि जिले के अंदर 400 स्कूल ऐसे हैं जहाँ लाइट ही नहीं। तो बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि उससे पहले भी सरकार ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हर पंचायत में 12वीं का स्कूल होना चाहिए। तो 12वीं का स्कूल आया तो मैं गांव में गया था, तो एक बच्ची को मैंने अवार्ड दिया, उसका 98% मार्क्स आए हुए थे। उसने कहा कि सर मेरे गांव में स्कूल खुल गया है, मैं तो 12th इस गांव से करूंगी, पर मेरी बहन नहीं कर पाई थी, उसके 99% मार्क्स आए थे क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था 12वीं का।
तो मैं सभी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कोशिशें हमें भी करनी है, हम कर भी रहे हैं। हमने डिजिटल लिटरेसी को बहुत बड़ा एक पुश दिया है। आज चूरू की हर 12th के स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर लैब के साथ में हमने एक हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी भी करवाने का काम किया ताकि बच्चे गांव के अंदर भी टेक्नोलॉजी के आधार पर अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। हम साथ साथ खेल को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरे स्कूल जिले के अंदर आज 80% स्कूल्स में 400 मीटर का ट्रैक भी बन चुका है ताकि बच्चों खेल के अंदर भी आगे बढ़े। मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक सांसद है, हमारी जिम्मेदारी है और हम बहुत प्रायोरिटी के ऊपर एजुकेशन सेक्टर को रखते हैं। मेरा सबसे बड़ा मानना यह है कि सबसे बड़ा कोई दान, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी है तो स्कूल एजुकेशन है और स्कूल एजुकेशन पे जितना फोकस किया जाए, चाहे मैं एक सांसद के रूप में हूं, चाहे हमारे कमिश्नर साहब बैठे हों, चाहे हमारे भामा साहब बैठे हों, हम सबका फोकस ये होना चाहिए कि हर एक गांव से अगर हम पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो कहीं न कहीं एक मीना जी कमिश्नर बन के निकलने की ताकत रखते हैं, कोई न कोई भामा साहब बनने की ताकत रखता है और एजुकेशन को जितना पुश किया जाए उतना कम। अब एक स्तर का डेवलपमेंट हो गया है, पर अब आज कौन सा कैरियर चूज किया जाए, किस कैरियर के लिए मैं काबिल हूं, मुझे लाइफ में क्या मुझे से आगे बढ़ पाऊंगा, बच्चों के आगे ये 50 चीजें दिमाग में घुसती हैं। कई बार पेरेंट्स का भी माइंडसेट है, गवर्नमेंट जॉब भी बहुत बड़ा एक हमारा डिलेमा है जो हमें ग्रो नहीं करने देता। मैं भी 3 दिन पहले ही एक बच्ची से मिला, उस बच्ची के 98% मार्क्स थे 12th में, पर पेरेंट्स का दबाव बहुत था कि नंबर आ गया तो वह लड़की को जबरदस्ती डाकपाल की भर्ती करवा दी गई, वो डाकपाल लड़की लग गई है। 98% मार्क्स 12th में पर डाकपाल बन गई, तो कैपेबिलिटी जो थी वो कहीं ना कहीं रुकी, क्योंकि घर की परिवार की परिस्थितियां भी शायद ऐसी होंगी कि जहां पे उस जॉब को छोड़ना भी मुश्किल, वो डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। बहुत आप लोग लकी भी हो, पर आज का ये जमाना में इतना ही मानता हूं कि एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि जितने टफ आपके हालात हैं उतना सुनहरा भविष्य आपका बन सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और दुनिया इस बात को जानती है कि अगर आप हर 10 साल बाद का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो दुनिया के टॉप 100 आदमी जो आज की तारीख में सक्सेसफुल है उसमें से 90% फर्स्ट जनरेशन के हैं, मात्र 10% लोग सेकंड या थर्ड जनरेशन के लोग होते हैं जो कामयाब होते हैं। तो ये कभी मत सोचना कि काश मेरे को ये हो तो मैं विरण पे करता हूँ, ये काश होता तो दिन में भी कोई नहीं होता। अगर आप सही प्लानिंग के साथ चलेगा और सही ड्रीम अपना अगर है, अगर ड्रीम के साथ में ड्रीम लेना और ड्रीम के साथ में आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी बात है, पर ड्रीम के साथ में अगर डिसिप्लिन नहीं तो वो ड्रीम ही रह जाएगा। अगर ड्रीम को रियलिटी में बदलना है अपने को तो विद डिसिप्लिन आगे चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में एक मेरा पर्सनली भी मैंने हमेशा इस बात को कहा है और आज भी हम कहना चाहूंगा जरूर कि एजुकेशन के साथ साथ लाइफ स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्किल्स भी अपने को हालांकि अपने करिकुलम का हिस्सा नहीं होती, पर टीचर्स बैठे हैं, प्रिंसिपल्स मैडम बैठी हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि ये इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। हाउ टू कम्युनिकेट बहुत बड़ी एक लाइफ स्किल है। बच्चा एक बेसिक ईमेल लिखना भी हम नहीं जान पाते, हम जब ग्रेजुएट हो जाए, हम ईमेल्स के जमाने में जीते हैं, तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक लाइफ स्किल है। आज के दुनिया में हम एक फाइनेंशियल वर्ल्ड में रहते हैं और सारा फाइनेंस हमारा मोबाइल पे आ गया है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत बड़ा पैमाना है जो हमें चाहिए ही चाहिए। सीखें कहां से? जिस बच्चे ने आर्ट्स ले ली उसके पास तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ही नहीं होगा, कैसे सीखेगा बच्चा? तो ये इनिशिएटिव्स कॉलेजेस को और स्कूल्स को लेने पड़ेंगे। ऑफ लेट जब भी शुरू हो जाएगा उतना ही बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। डिजिटल वर्ल्ड है, हर चीज को अपने को समझना और इसके अंदर जीना अपने लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक इशू है, जो स्किल्स लाइफ स्किल है जिसको अपने को सीखने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये मैं वो चीजें सोचता हूं कि अपने को सब्जेक्ट्स जो अपन पढ़ते हैं वो अपने को जिंदगी में मार्क्स देते हैं, पर अपन लाइफ स्किल्स अगर अपन सीखते हैं तो अपने को जिंदगी में दिशा मिलती है और उस हर दिशा में अपन अपना को कैसे मोल्ड करेंगे वो अपने लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है।
इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत बड़ा इशू है। अभी बच्चों ने मोबाइल के बारे में बताई बात, सच्चाई है। मैं 1.5 साल से मेरा 3rd टर्म चालू हुआ है, मैं करीब हर दिन की मेरी एंट्री करता हूं कि मैं कहां कहां गया, किस किस गांव में गया, मैं कहां बैठ के आया। तो मैंने करीब 600 जगह में बैठा हूं पिछले 1.5 साल में। ऐसे मेरी मदर 81 की हैं, वो भी दिल्ली घूमती हैं। मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब है, पर वो भी दिन में 3-4 गांव पक्के जाते हैं। हम गांव तक जब पहुंचते हैं, लोगों को सुख दुख में बैठते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि हमारी नींद कम हो गई है। बच्चे सो ही नहीं पा रहे। एक आम आदमी नॉर्मली 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप है। इस बॉडी की इतनी ताकत है कि अपने आप हील करती है बॉडी, पर जब तक सोएंगे नहीं तो हील नहीं होती। सोते क्यों नहीं है? क्योंकि मोबाइल हाथ में है, लेट तक मोबाइल चलता है, अपन देखते रहते हैं। सुबह नहीं उठा तो गाला गुस्सा करने लग जाए, उठो उठो, तो अपन उठना पड़े, नींद पूरी हो गई। अब नींद जब पूरी नहीं हुआ है तो बीमारी घर घर लग जाए, और इसी का नतीजा बच्चों ने अभी अपने इस एक्ट से बताने की कोशिश करी कि इसका भी एक अपने आप में पूरी की पूरी माइंडसेट है कि कैसे इस मोबाइल की यूसेज को कंट्रोल किया जा सकता। अदरवाइज आपकी ग्रोथ कोई होने ही नहीं देगा किसी हालत में। 10 मिनट को आप है ना, या टाइमिंग पर डे वीक में वर्त रखा आपा, एक दिन खानों को खावा, मंगलवार को सब गंगा वर्त रखे हैं, तो मैं तो चाहूंगा है कोई वर्त रखना पड़ेगा। एक दिन ये बंद हो गया, कचरा बंद हो गया, फिर है कोई वर्त नहीं रखा है तो अपन कहने को करेंगे। रात की कोशिश यह भी करनी पड़ेगी कि एन के अंदर इंस्टाग्राम की रील न देखी जाए, क्योंकि जब एक बार आपने चाल पड़ी तो घंटों तो पक्की गए हो। यह बात है, सब मेरी बात से सहमत भी हूंगा। तो ऐसे बचनों अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब हमारे काफी सीनियर्स बैठे हैं, जब अपन एजुकेशन ले रहे थे तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। किसी चीज का भी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या था आज से 20 साल पहले। आज मैं कहती हूं, मेरे ग्रैंडफादर भी एमएलए हुआ करते थे, तो छोटी सी 2 मिनट टाइम लेने को लगे, आने की मैंने थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, फिर भी 2 मिनट का टाइम हो लूंगा। तो पब्लिक से कम्युनिकेट कैसे करें, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन को कैसे बनाया जाए, ये अगर आप एक बार आंख बंद कर लो और ये सोचो कि मोबाइल और टीवी अपने पास नहीं है तो माध्यम क्या रह जाएगा। तो मेरे ग्रैंडफादर 1980s में हर 15 डेज के अंदर अपना एक पेपर निकालते थे और पब्लिक एट लार्ज से हर बर्निंग इश्यू पे कम्युनिकेट करते, फिर वो पेपर गांव गांव में बसों के थ्रू बांटे जाया करते। बच्चा जो पढ़ रहा था तो लाइब्रेरी हर जगह नहीं थी, अखबार की व्यूअरशिप बहुत कम थी, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लैक हो गया। पर जितना भी इंफॉर्मेशन था वो बड़ा सॉलिड था। आज की तारीख में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इतना है कि बहस ही करो मिनटा में चैट जीपीटी कार्ड ना पसार देना और लड़ाई लड़ने लग जाओ। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो बढ़ गया बहुत, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि लैक ऑफ जजमेंट होगी। जजमेंट लेने की ताकत खत्म हो गई हमारी। हम किस पॉइंट के ऊपर किस इंफॉर्मेशन को, किस नॉलेज को जज करें, वो हमारी ताकत खत्म हो गई है। हम रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, रियल वर्ल्ड से दूर चले गए हैं। किसी ने भी कोई चीज डाल दी, अगर मेरे प्रति कोई बायस है, मैं कई के बाद मेरे सोशल मीडिया पे मेरे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं। मैं कई बार सोचता हूं कि वो ये बंदे ने जो कमेंट लिखा है वो सिर्फ इस बात के लिए लिखा है कि उसको मुझसे मेरे रंग से नफरत है, मेरे काम से नफरत नहीं है। ये समझ नहीं पाया कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। लिखनी है, कमेंट डालना है सिर्फ इस बात के लिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसको नहीं अगर अपन सुधारेंगे तो अपनी सोसाइटी बड़ी फ्रेजाइल हो जाएगी। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि कॉलेज से भी मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो और चाहे आर्ट्स हो, ये 3 स्ट्रीम्स हैं और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम स्किल्स को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। लाइफ हार्ड वर्क से मिलेगी, सक्सेस हार्ड वर्क से मिलेगी, मैं ये पर्सनली मानता हूं। साथ में ये आपका लर्निंग ग्राउंड है। एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए नहीं हो सकती, एजुकेशन होती है हाउ टू लिव लाइफ, वो भी हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है और ये प्लेटफॉर्म स्कूल और कॉलेजेस है। राइट लाइफ स्किल्स हो, राइट कैरियर अपॉर्चुनिटी हो और
ये जो आज का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको वही दिशा देगा कि कौन सा कैरियर ले लेके आएगा, और कोई ना कोई स्किल अपनी अवश्य सीखने की कोशिश करिए। और बेसिक एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करके अपने घर पर जाके परिवर्तन न लाती हो, अपने माँ बाप के जीवन में, अपने दादाजी के जीवन में वो शिक्षा अधूरी है, तो शिक्षा पूरी हो ही नहीं सकती। शिक्षा वही है जो आपके जीवन में भी परिवर्तन लाए और अपने घर में भी परिवर्तन लेके आए। और इस बदलते हुए माहौल के अंदर मैं सबसे यही उम्मीद करना चाहूंगा, मैं बहुत विस्तार में भी मेरी काफी सब्जेक्ट पर बोलने की इच्छा थी, पर समय का अभाव है। मेरा एक प्रोग्राम रतनगढ़ में है, मैं उम्मीद करूंगा कमिश्नर साहब यहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, अगर हम सोचें कि इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं है। राइट डायरेक्शन, राइट हार्डवर्क और राइट एटीट्यूड अगर नजरिया हो तो मैं समझता हूं कि इंसान कामयाब जरूर होता है। और लर्निंग स्कूल और कॉलेज तक बंद हो जाएगी, ये दिमाग से बात निकाल देना। आज के जमाने में मैं भी कॉलेज स्कूल में कम पढ़ तो पढ़ाई में ध्यान पहुंचाता हूँ, पर जब से मैं MP बने होने मैंने ज़्यादा पढ़ना पड़ा है। एक एक दिन में मैंने कई बार मैंने सुबह से शाम तक कई बार बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ा है। कदे से इसीलिए रीडिंग करते हैं, लर्न करते हैं, तो कमिश्नर साहब के भी लड़ाई झगड़ों करने में माने मजो आवा है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव हो, हमारी कोशिश वही रहती है। और लाइफ के अंदर लर्निंग चलती रहनी चाहिए। मैं एक बार अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी युवा बच्चे जो बैठे हैं आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा आपके आने वाले कल के लिए। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कोशिश करिए कि अपनी लाइफ के अंदर बुक रीडिंग जरूर कैसे आए, इस पर फोकस जरूर करिए। सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने, बुक ना पढ़ी हो, 10 पन्ना पढ़ लो, वो आपकी जिंदगी की मोटिवेशन होगी। और मोटिवेशन लाइफ का वो ईंधन है कि जिसके बिना जिंदगी की गाड़ी चाल ही पहुंच गए। अगर गाड़ी चलानी है तो फ्यूल चाहिए, फ्यूल है सिर्फ मोटिवेशन। 10 पन्ने रोज पढ़ोगे तो 1 साल के अंदर 3600 पन्ने पढ़ लोगे, और 3600 पढ़ने का मतलब है कि कम से कम 15 से 20 किताब पढ़ जाओगा, फिर अपने आप में एक नया मानोगा। आज तारीख 11 हो गई है, नया साल शुरू हुए हैं, 58 सालों का, तो एक किताब अपने लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जरूर खरीदिए और शुरुआत यहीं से करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में ताकत है, एक भूख है, एक जज्बा है कुछ कर गुजरने का। सिर्फ नई दिशा चाहिए, राइट डायरेक्शन चाहिए और राइट मोटिवेशन चाहिए। और ये सदाशय नागरिक परिषद के जो मेरे सभी साथी, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सदाशय के अंदर शुरुआत करी है, उसको हर साल कंटिन्यू रखिए और ताकि बच्चों को एक नई दिशा मिले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।